भारत और यूरोपीय संघ के साथ जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है, भारतीय विदेश नीति की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है। अमेरिका ने जिस तरह से अपने तेवर बदले, उसके बाद सबकी नजर भारत की विदेश नीति पर थी। जवाब अब सारी दुनिया को मिल गया है, क्योंकि भारत ही वो इकलौता देश है जो रूस से अपनी करीबी बनाए हुए है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए, भारत में उनका भव्य स्वागत हुआ और अब भारत यूरोपीय संघ के नेताओं का उसी गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहा है और यूरोपीय संघ के साथ एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। यानी यूरोप के देश और रूस जो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन दोनों ही भारत के अभिन्न मित्र हैं और भारत एक ऐसी कड़ी के रूप में उभरा है जो दोनों के बीच बातचीत भी करा सकता है और दोनों के साथ अच्छे संबंध दिखा सकता है, और यह कमाल सिर्फ भारत ही कर सकता है। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को भी इस समय मजबूती चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल कितनी है, अमेरिका अपने ही सबसे करीबी मित्रों पर कर लगा रहा है और अतिरिक्त कर लगा रहा है और दबा रहा है और बुरा भला बोल रहा है, लेकिन भारत तटस्थ खड़ा रहा, भारत के हितों को रखते हुए। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप उन्नीथन मेरे साथ बने हुए हैं। प्रणय, ये जो इंडिया ईयू डील है, जिसे उर्सुला फॉन डेर लायन हो, एंटोनियो डिकोस्टा हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मानवता के लिए, भारत और यूरोपीय संघ ही नहीं, मानवता के लिए एक बड़ा कदम बता रहे हैं। रक्षा की अगर बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि एक अलग डिफेंस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी हो रहा है, वो किस तरह से एक बड़ा गेम चेंजर है? गौरव, आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है कि न मित्र स्थायी होते हैं न शत्रु स्थायी होते हैं तो हित स्थायी होते हैं। और यहाँ ये हितों का स्थायित्व ही है कि वो यूरोप जो कुछ समय पहले तक भारत को कटघरे में खड़ा कर रहा था, रूस से तेल खरीद को लेकर सवाल उठा रहा था, बहुत सारी आलोचनाएं की जा रही थी, लेकिन आज वो इसके अंदर अपना भविष्य देख रहा है। अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें तो एक स्पेशल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है जो कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में रक्षा और सुरक्षा की साझेदारी को बढ़ाएगा, खासतौर पर साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में। यूरोप की चिंताएं हैं और यूरोप की चिंताएं बहुत वाजिब इसलिए हैं क्योंकि अब नाटो की जो साझेदारी है उसके अंदर दरारें नजर आ रही हैं। वो अमेरिका जिसे कि रक्षा छतरी माना जाता था यूरोपीय संघ के लिए, नाटो के उन साझेदारों के लिए, वो अब अपने आप को कुछ किनारे करते हुए दिखा रहा है। ग्रीनलैंड का मुद्दा हो, चाहे रूस यूक्रेन की जंग का मामला हो, उसको लेकर यूरोप के अंदर घबराहट है। साथ ही यूरोप के अंदर रक्षा बजट बढ़ने के कारण जो सबसे बड़ी चिंता है कि जल्दी से उत्पादन आखिर कहां किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्योंकि शायद यूरोप ने 70-80 सालों के अंदर यह सोचा ही नहीं था कि कभी उसे भी हथियारों का उत्पादन करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में भारत एक मजबूत साझेदार के तौर पर यूरोपीय संघ के लिए साथ खड़ा नजर आता है। भारत को तकनीक की जरूरत है और भारत के पास मास उत्पादन के लिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए क्षमता मौजूद है। यह बड़ी बात आपने की, क्योंकि अगर हम पनडुब्बियों की ही बात करें तो संदीप, पनडुब्बियां बनाने का भारत के पास एक लंबा अनुभव है। आप स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बात करें, हमारे पास एक पूरी लाइन है। और अब अगर जर्मनी के साथ एक करार होता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है, भारत का भी लाभ, जर्मनी का भी लाभ। अगर आप रफाल विमानों की बात करें तो भारत के पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी है और निजी क्षेत्र भी अब इसमें पैर आगे पसार रहा है। तो क्या इसे माना जाए भारत और यूरोपीय संघ दोनों का लाभ होगा? बिल्कुल गौरव, और जो मदर ऑफ ऑल डील्स की बात कही जा रही है, मैं समझता हूं कि डिफेंस क्षेत्र में ये कई सारे ऐसे मदर ऑफ ऑल डील्स है जो भारत यूरोपियन देशों के साथ साइन करने जा रही है। सबसे बड़ी जो डील है 114 रफाल जहाजों का है जी, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस डील होगा, $30 बिलियन का, जो हम फ्रांस के साथ साइन करने जा रहे हैं। दूसरी जो डील है वो है पनडुब्बियों का, जो करीब $8 बिलियन का जर्मनी के साथ हम साइन करने जा रहे हैं। और सबसे ऐतिहासिक जो एक चीज है गौरव, हमारी जो एक इंडिया सिक्योरिटी डिफेंस पार्टनरशिप जो ईयू के साथ हमने साइन किया है, ये शायद इसे ईयू ने सिर्फ 2
एशियाई देशों के साथ साइन किए हैं, जापान और साउथ कोरिया। भारत ऐसा तीसरा देश होगा जिसके साथ यूरोपियन यूनियन ने इस तरह की एक सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप साइन की है, जिसके तहत जैसे आप कह रहे हैं यहां भारत में ही पनडुब्बी बना सकते हैं, यूरोप के लिए फाइटर जहाज का भी उत्पादन कर सकते हैं इंडिया में यूरोपियन यूनियन के लिए। यहां पे एमआरओस आप बना सकते हैं, जहां की यूरोपियन हार्डवेयर है यहीं पे सर्विस किया जा सकता है, यहीं पे उत्पादन किया जा सकता है और कई तीसरे देशों को हम बेच सकते हैं। और जो बड़ी बात इस समय यह है संदीप, दुनिया भर में इस समय तनाव बढ़ रहा है, दुनिया भर में अब हथियारों की जरूरत, हम एक समय सोच रहे थे कि हथियारों की जरूरत अब 21वीं शताब्दी में संभवतः कम पड़ेगी, लेकिन जिस तरह हर ओर युद्ध हो रहे हैं तो आपको मालूम है कि आप सुरक्षित तभी तक है जब तक आपके पास बड़े बड़े हथियार हो, और वो हथियार पश्चिमी देशों के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत के पास वो सामर्थ्य है, वो दिमाग है, वो युवा वर्ग है, वो इंडस्ट्रीज है। हमको भी और इंप्रूव करना होगा प्रणय, ऐसी स्थिति में कि हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के ये हथियार बना सके और उनका निर्यात हो सके, लेकिन इसकी आवश्यकता है। हमने एम्यूनिशन में बहुत सुधार किया है, हमने कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सुधार किया है और सुधार की आवश्यकता भी है। लेकिन मैं आपसे इस समय यह समझना चाहता हूं, अमेरिका इसे किस रूप में देख रहा होगा? भारत इस सिक्योरिटी अग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो किस समय से यह भारत में लागू होने लगेगा? प्रणय, क्या इस पर भी अभी चर्चा हो रही है या बात हो गई है? स्केल और स्किल की बात हो गई है। हमारे युवा वर्ग अब एक बार वो ट्रेड अग्रीमेंट हो जाएगा और गेटवे अग्रीमेंट हो जाएगा तो यूरोप में जाके शिक्षा भी पा सकेंगे, नौकरी भी कर सकेंगे, टेक्नोलॉजी भी ले सकेंगे और फिर यह आगे बढ़ेगा। प्रणय, देखिए गौरव, आज 13 समझौतों के ऊपर दस्तखत हुए हैं और अगर हम इन 13 समझौतों को देखें तो इसके अंदर आपको एक ताना बाना नजर आता है। इसके अंदर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए एग्रीमेंट हैं, चाहे वो इनोवेशन को लेकर एग्रीमेंट हो, चाहे वो माइग्रेशन और मोबिलिटी को लेकर एग्रीमेंट हो। क्योंकि यदि आपको बाजार के अंदर इंटरलिंकिंग बढ़ानी है, यानी इस तरीके से लिंक करना है कि यूरोप के बाजार भारत के बाजार के साथ में लॉजिस्टिकली लिंक्ड हों, उन पर निर्भर हों, भारत के उत्पाद ज्यादा बेहतर तरीके से वहां जा सके, तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों देशों के पेशेवर एक दूसरे को अच्छी तरीके से जाने समझें, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज के अंदर हम पार्टनरशिप कर सकें। और इसके लिए चाहे भारत में इनोवेशन हब बनाना हो, माइग्रेशन के लिए यहां पर फैसिलिटेशन बनाना हो जिस गेटवे समझौते का आपने जिक्र किया, या डिफेंस की पार्टनरशिप के लिए भी आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होगी।